Good morning student. Today our current topic is topic third India's foreign trade after independence. यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत का विदेशी व्यापार कैसा है। देखो बेटे, अंडर प्लान प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट इंडिया फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड ए नोटिसेबल चेंज। देखो बेटे, हमने जो योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम बनाए, प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए, उनके कारण हमारे विदेशी व्यापार में बहुत अधिक परिवर्तन आया। फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफर्स ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ चेंजेस। अब देखो बेटे, जो डिस्क्रिप्शन हमें आगे दे रखी है बेटे, चाहे वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से रिलेटेड है, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड से रिलेटेड है, वो हमें बताएगी कि ये परिवर्तन कितने प्रभावशाली रहे, यानी कि बेसिकली स्वतंत्रता के पश्चात हमारे विदेशी व्यापार में एक्चुअल में कितना परिवर्तन आया। अब देखो बेटे, यहाँ एक टूल किट के अंदर एक क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री। अब देखो बेटे, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब है बेसिकली व्यापार की मात्रा। इसको हम लोग क्वांटम का मतलब क्या है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग कितना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, दिस इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, टेबल 1 shows India's foreign trade during different plan periods starting with 1951। कि हमारे देश का, भारत का जो विदेशी व्यापार है डिफरेंट प्लान पीरियड्स में, जो कि 1951 से हमारी फर्स्ट प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी बच्चों, 1 अप्रैल 1951 के अंदर। वहां से बेटे हमारे विदेशी व्यापार में क्या क्या हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में परिवर्तन आए। देखो बेटे, इन दिस पेज, नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट कितने हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमने बनाया बेटे 1951 से 1956 तक चला बेटे, तो बेटे उसके अंदर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना रहा। उसके बाद बेटे हमने प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए। उसके बाद जो लास्ट बेसिकली हमें इस कुछ में फिगर दे रखी है बेटे, वो 12th प्लान की दे रखी है 2012 और 17 की। तो ये बेटे हमें क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके बारे में बच्चे हम लोग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस लेंगे कि क्या क्या कितना कितना परिवर्तन आया। देखो बेटे आगे, टेबल 1 shows दैट इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज कंसिडरेबली अंडर 5 ईयर प्लान्स। देखो बेटे, टेबल 1 क्या शो करती है कि हमारे जो भारत का विदेशी व्यापार है उसके अंदर 5 ईयर प्लान्स में बहुत अधिक परिवर्तन आया। It has risen from 6,760 crore to first plan 2 crore 21 lakh 91,132 crore in 12th plan, a rise of 3,282 times। इसका मतलब क्या है बेटे कि जो बेसिकली हमारा टोटल वॉल्यूम था फर्स्ट प्लान का, जो कि आप अपने टेबल में भी देख सकते हैं बच्चों, 6,760 है, वो अब चेंज होकर बेटे बहुत ज्यादा बढ़कर कितना हो गया है 12th प्लान के अंदर 2 करोड़ 21 लाख 91,132 करोड़ हो गया है, जो कि लगभग 3,282 टाइम्स बढ़ गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वाइल इम्पोर्ट्स इंक्रीज्ड, हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो कितने बढ़ गए हैं 3,612 टाइम्स, जबकि जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ गए हैं 2,895 टाइम्स। ओके, इट सीम्स टू बी एन इम्प्रेसिव स्टोरी। ये देखने में बड़ा ही इम्प्रेसिव लगता है कि हमारे देश के अंदर बेसिकली 5 ईयर प्लान से क्या हो गया है कि विदेशी व्यापार में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। इसके उसमें बेटे ऑफ रेफरेंस के अंदर हम लोग जो ऑब्जर्वेशंस हमारे टेबल से मिले हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज बीन ओइंग टू द बेस इफेक्ट। ये बेस इफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों, तो देखो बेटे बेस इफेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, इट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ बेस ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन इट्स परसेंटेज ओवर द टाइम। अब देखो बेटे, हम लोग बेटे जब भी किसी साल की कंपैरिजन करना होता है तो हम लोग बेटे एक साल को क्या मान लेते हैं, बेस ईयर मान लेते हैं। तो देखो बेटे बेस इफेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या, इट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ बेस ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। भाई हमारा जो बेस ईयर की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वेरिएबल की, ऑन इट्स परसेंटेज चेंज, समय के अनुसार दूसरे जो ईयर्स हैं उनकी हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें कितना ऑब्सोल्यूट परिवर्तन आता है, दिस इज नोन एज बेस इफेक्ट। जैसे मान लो बेटे हम लोग यहाँ पर 2020 के अंदर कंपैरिजन करने के लिए 2015 को क्या ले लेते हैं, बेस ईयर ले लेते हैं।
तो समय के अनुसार हमारे 2015 के वेरिएबल में कितना परिवर्तन आया, दिस इज नोन एज बेस इफेक्ट। कम टू द टॉपिक। अब देखो बेटे, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इट मीन्स इनिशियली वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वॉज वेरी लो। अगर हम बात करते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट काफ़ी कम रहे। अकॉर्डिंगली इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम शोज ए सिग्निफिकेंट राइज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज राइज। हम लोग बेटे बेस इफेक्ट के कारण 2015 से अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो बेटे उस दौरान और 2020 के अंदर प्राइसेस में भी तो बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे कि यहाँ पर जो थोड़ा सा परिवर्तन आया है किसके अंदर बच्चों, इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम, हमारी टोटल वॉल्यूम के अंदर जो भी परिवर्तन आता है बेसिकली उसके कारण बेटे हमें क्या लगता है कि हमारा जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वाइल ओवर टाइम इंडियाज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट टेंडेड टू राइज। समय के अनुसार बेटे हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन बेटे इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड के अंदर, वैश्विक व्यापार के अंदर काफ़ी कम हो गया है। अब देखो बेटे, इट इज़ डिक्लाइंड 1.8% इन 1950-51 एंड 1991 इट्स अ 0.5%, यानी कि लगभग 1.3% से हमारा ग्लोबल ट्रेड का परसेंटेज कम हो गया है। इट इज़ ओनली द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इट इज़ ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ, इनिशिएशन क्या होता है, शुरुआत करना, ठीक है ना, पहल करना। हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेटे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 1991 के अंदर एलपीजी पॉलिसीज जो बनाई उसके कारण क्या हुआ, इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड टेंड टू इम्प्रूव। हमारा जो भारत का जो बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड में जो हिस्सेदारी है वो पहले से इम्प्रूव हुई है। 2017-18 के अंदर हमारा जो इंडिया का शेयर एक्सपोर्ट का 2.1% है, और जबकि जो इम्पोर्ट ट्रेड है बेटे वो कितना है, 2.6% है। अगेन इट इज़ ओनली इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैज़ चेंज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज़ बिकम सिग्निफिकेंट। ये केवल बेटे हमारे जो 1991 में हमने आर्थिक सुधार किए हैं 1991 के अंदर बेटे, उसी के कारण क्या हुआ है, हमारे देश में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। द सेकेंड टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, रचना। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि रेफर्स टू द आइटम, हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हुए किस तरह की गुड्स और सर्विस को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हम लोग किस तरह की गुड्स और सर्विसेज को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, दिस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन ए सब्सटेंशियल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। बेटे स्वतंत्रता के पश्चात हमारी विदेशी व्यापार की रचना में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द प्रिंसिपल changes to this regard export and import items of India's foreign trade। ये बेटे जो हमारे चेंजेस हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना जो परिवर्तन आए हैं, इन ऑब्जर्वेशन से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट वन, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया की एक्सपोर्ट के अंदर बेटे एग्रीकल्चरल जो गुड्स थी बेटे उनका परसेंटेज काफी कम हो गया है। देखो बेटे, देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल आइटम्स इन टोटल एक्सपोर्ट। हमारे टोटल एक्सपोर्ट के अंदर एग्रीकल्चर आइटम्स का एक्सपोर्ट काफी कम हो गया है। ओइंग टू इट इज हैपेंड ओइंग टू द फैक्ट्स। ये किन कारणों से हुआ है बच्चों, फर्स्ट वन, दैट इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। भारत भी अपने जो फार्म प्रोडक्ट है उनको रॉ मटेरियल के रूप में उसने घरेलू उद्योगों में यूज करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। सेकेंड वन, दैट ए सब्सटेंशियल राइज इन इंडिया इंडियाज पॉपुलेशन हैज रेज्ड द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट। अब देखो बेटे, जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत अधिक, सब्सटेंशियल राइज का मतलब बहुत अधिक बढ़ गई है, हैज रेज्ड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंजम्पशन। तो बेटे इंडिया की पॉपुलेशन बेटा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जब एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड डोमेस्टिकली बढ़ गई है तो इसलिए बेटा हमारे टोटल एक्सपोर्ट के अंदर एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट क्या हो गया है, काफी कम हो गया है। सेकेंड वन, डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल आइटम्स का मतलब क्या होता है, परंपरागत मदें जिनका हम लोग क्या करते थे बेटा, एक्सपोर्ट करते थे, वो भी काफी कम हो गया है। कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंक्लूड जूट, टी, फूड ग्रेन एंड मिनरल्स। अब देखो बेटे, परंपरागत मदों में इंडिया के अंदर क्या आता है, इंडिया का जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स आता है।
These items constituted the bulk of इंडियाज एक्सपोर्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो बेटे, स्वतंत्रता के समय बहुत अधिक मात्रा में हम लोग इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करते थे, बट विद द प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन प्लेस डोमेस्टिक डिमांड फॉर द कन्वेंशनल आइटम हैज टेंडेड टू राइज। अब देखो बेटे, जो हमारे योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम अपने देश में चला रहे हैं हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उनके कारण इन कन्वेंशनल आइटम की डिमांड हमारे देश में बढ़ गई है। इसलिए टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर बेटे हमारी कन्वेंशनल आइटम्स का जो परसेंटेज है वो काफी कम हो गया है। थर्ड वन, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब देखो बेटे, एक्सपोर्ट के अंदर हमारी मैन्युफैक्चर्ड निर्मित वस्तुओं का, बने बनाए सामान का परसेंटेज पहले से काफी बढ़ गया है। परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट हैज टेंडेड टू राइज। जो हमारा परसेंटेज शेयर है मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए टोटल एक्सपोर्ट्स में पहले से काफी बढ़ गया है। प्रेजेंटली जेम्स एंड प्रीशियस मेटल्स, मशीनरी, व्हीकल्स आर नोटिसेबल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब बेटे एट प्रेजेंट हम लोग बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, मशीनरी, व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दिस पॉइंट ऑफ द फैक्ट दैट प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव स्टार्टेड यील्डिंग रिजल्ट। इसका मतलब जो हमारे योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम है उनके अच्छे रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो कंपोजिशन है ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस में काफी परिवर्तन आ गया है। अब हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। आगे देखिए, बट these changes in the composition of India's foreign trade suggest that there is no longer static or backward economy। इन सभी हमारे विदेशी व्यापार की रचना में कंपोजिशन में चेंज आने के कारण अब हमारा भारत बहुत अधिक बैकवर्ड इकोनॉमी नहीं रहा है। दैट द इंडियन इकोनॉमी इज नो लॉन्गर एन एग्रियन इकोनॉमी। आज हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि अर्थव्यवस्था नहीं रह गई है। इट इज शोइंग सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके कारण हमारा जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये इसमें परिवर्तन काफी आया है। तो इसमें बेटा जो हमारी इकोनॉमी क्या, इट इज शोइंग सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ, हमारा जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, संरचनात्मक परिवर्तन में बहुत अधिक संरचनात्मक परिवर्तन हमें नजर आया है। जहां पर बेटे हमारे देश में पहले प्री डोमिनेंस का मतलब किसकी प्रभुता होती थी, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर की। अब सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर भी इक्वली डेवलप कर रहे हैं। और हमारा थर्ड टॉपिक है बेटे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हमें क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में बताएंगे। सिंस 1951 डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज आल्सो अंडरगोन ए सब्सटेंशियल चेंज। 1951 से बेटे हमारे जो विदेशी व्यापार की दिशा है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आया। लिस्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैड टेंडेड टू एक्सपेंडेड ओवर टाइम। समय के अनुसार हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें बहुत अधिक हमारी लिस्ट जो थी ट्रेडिंग पार्टनर की जिनके साथ हम लोग ट्रेडिंग करते थे उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आया है। विच पॉइंट्स टू आवर स्ट्रोंगर फुट होल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी जड़ें काफी मजबूत हो गई हैं। देखो बेटे 1951 से हमारे विदेशी व्यापार की दिशा डायरेक्शन के अंदर बहुत अधिक परिवर्तन आया है। जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो बेसिकली समय के अनुसार बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी के कारण बेटे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर हमारी जड़ें काफी मजबूत हो गई हैं। प्रेजेंटली आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान और बेल्जियम। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं, बेसिकली डीलिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। These are sharp contrast to pre-1951 scenario when our international trade was confined to largely to UK, USA and Commonwealth industry। अगर हम बात करें ना 1951 की तो वहाँ पर बेटे हमारे बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पर आवर इंटरनेशनल ट्रेड से केवल किसके साथ प्रतिबंधित था, यूके के साथ, क्योंकि 50% तो होता ही किसके साथ था, यूके के साथ था, एंड अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज। नेक्स्ट वन, ए नोटिसेबल फीचर ऑफ डायरेक्शनल पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन द रिसेंट ईयर्स। बेटे बेसिकली जो डायरेक्शनल पैटर्न हमारा विदेशी व्यापार की जो दिशा है उसमें इतना अधिक अभी कुछ ही सालों के अंदर बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। जो यूएई है वो बेटे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है।
USA which was our leading partner till 2007 and 8। अब बेटे 2007 और 8 तक बेटे हमारा जो लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर था विदेशी व्यापार की दिशा में, वो कौन सा देश था? USA था। टिल 2007 और 8 तक कंटिन्यूज टू रिमेन सो, फॉलोड बाय द UAE एंड चाइना। अब बेटे बेसिकली उनसे क्या रह गया है, थोड़ा सा पीछे रह गया है। नेक्स्ट देखिए, USA शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट। USA का जो शेयर है इंडिया एक्सपोर्ट के अंदर कितना है बेटा? 2018 और 19 के अंदर 15.9% है, जबकि जो UAE है उसका कितना है? 9.1% है। और ऐसे ही जो हमारा बेसिकली चाइना शेयर है इंडिया एक्सपोर्ट में, वो कितना है? 5.1% है। एज फॉर एज इंडियाज इम्पोर्ट इज कंसर्न, चाइना हैज ऑक्यूपाइड फर्स्ट पोजीशन। अगर हम इंडिया के इम्पोर्ट की बात करें ना, तो इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कौन सी आइटम्स करता है? विच इज़ मेड बाय चाइना। बट आपको पता है बेटे, अब कोरोना जैसी पैंडेमिक बीमारी जो हमें चाइनीज़ की देन है, उसके कारण हमारे देश के अंदर पर्टिकुलर चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है। जगह जगह हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप को बंद किया जा रहा है। जैसे हमारे बेसिकली शेयर इट वगैरह है, इनको हमने क्या कर दिया है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। तो बेटे ये कहीं ना कहीं हम लोग चाइनीज़ गुड्स का क्या कर रहे हैं? बायकॉट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। तो बेटे एज फॉर आज इंडिया इम्पोर्ट में सबसे ज़्यादा किसके नाम था? पहले फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? चाइना की थी। और USA की 6.9% और सऊदी अरेबिया की थी बेटा 5.6% और स्विट्जरलैंड की कितनी थी? 3.5%। ओके, सऊदी अरेबिया हैज़ आल्सो emerged as our significant trading partner, recording about 4% of India's foreign trade between 2010 and 11 and 2018 and 19। अब देखो बेटे, जो सऊदी अरेबिया है अब वो हमारा एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, क्योंकि 2010 और 11 में और 18 और 19 के अंदर इंडिया के अंदर जो उसका विदेशी व्यापार है वो किसके साथ है? सऊदी अरेबिया के साथ है। कितना परसेंट है? 4% हो गया है। नेक्स्ट वन, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड चाइनीज गुड्स हैव डोमिनेटेड द इंडियन मार्केट मच मोर देन द इंडियन मार्केट इन चाइनीज मार्केट्स, इंडियन गुड्स इन चाइनीज मार्केट। देखो बेटे, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ या सभी देशों की, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की आड़ में क्या हुआ है? जो बेसिकली चीनी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी इंडियन मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, यानी कि हमारी इंडियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी प्रोडक्ट बिकने लगे हैं, जबकि बेसिकली चाइनीज़ मार्केट में इतने इंडियन प्रोडक्ट ने डोमिनेट नहीं किया है। कॉन्सिक्वेंटली आवर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना हैव बीन राइजन मच मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स टू चाइना। हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो चाइना के लिए बढ़ गए हैं, हम लोग चाइनीज गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करने लगे हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या रह गए हैं? काफ़ी कम रह गए हैं। सो दैट चाइना हैज़ सक्सीडेड मच मोर देन इंडिया इन हार्नेसिंग द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब कहीं ना कहीं जो चाइना है वो भारत के कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल है और इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट उसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो देखो बेटे, अब हमने किया ना कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे विदेशी व्यापार की दिशा, विदेशी व्यापार की स्थिति कैसी थी, क्या पोजीशन थी। तो हमने बेटा इसमें बेसिक तीनों पॉइंट किए हैं। डायरेक्शन के बारे में आपने किया है, कंपोजिशन किया है, ठीक है, और बेसिकली वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। एक छोटा सा पॉइंट है बेटे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही करा देती हूँ। देखिए बच्चों, 1991 ए ईयर ऑफ डिवाइड। देखो बेटे, यहाँ पर 1991 को एक महाविभाजन वर्ष कहा गया है। स्टडी ऑफ बिहेवियर्स इंडिया फॉरेन ट्रेड bring out the fact to bring out a significant point that the volume of trade has tended to gain momentum only after 1990s। अब देखो बेटे, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कई गुना बढ़ गया 1990 के बाद। ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट वन, टिल 1990 वी आर रिलाइंग ऑन डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटेजी। 1990 तक हम लोग विभिन्न तरह की व्यापार नीतियां अपना रहे थे। सेकेंड वन, वी आर रिलाइंग ऑन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। हम लोग बेटे क्या कर रहे थे? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब है आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति को अपना रहे थे, जिसके कारण हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। हम जो चाहते थे वो डिजायर रिजल्ट्स हमें नहीं मिले हैं। थर्ड वन, इट वॉज ओनली इन 1991 दैट वी शिफ्टेड टू स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपोर्ट
प्रमोशन विच ट्रिगर्ड अ राइज इन आवर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। 1991 के अंदर बेटे हमने जो रणनीति अपनाई वो कौन सी थी? एक्सपोर्ट प्रमोशन की थी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की थी, जिसके कारण हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ गए। इसलिए हम लोग 1991 को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं, क्योंकि 1990s तक हम लोग डिफरेंट टाइप की ट्रेड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे। हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को अपनाया, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए। एंड थर्ड वन, ये 1991 ही था जिसके कारण हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन को अपनाया और हमारे देश के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गए हैं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बेटे आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। बेटे आराम से सुनिए, इस वीडियो को एक बार सुनो, 2 बार सुनो, कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में डालो बेटे, लेकिन मेहनत करो बेटे, ठीक है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।